साथियों, आप सभी का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मेरे साथ हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री दीपक वैद जी सांसद, मेरे साथ हमारे सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह जी जो कि उत्तराखंड से हैं, और हमारे अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, आज सारे देश में उस बात की चर्चा है। और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ की जनता में 5 साल के बाद भी आप उतना ही उत्साह देख रहे हैं, और ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी यहाँ की सरकार के साथ जो भेदभाव हुआ, जिस प्रकार से हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया गया और किया जा रहा है, वो बातें आपके सामने हैं। लेकिन हम इन बातों से दबने वाले या डरने वाले नहीं। ना हमारे नेता दबेंगे और ना हमारा कार्यकर्ता दबेगा, और ना ही छत्तीसगढ़ की जनता दबेगी, क्योंकि पहली बार जो छत्तीसगढ़ की जनता को एक गौरव महसूस हो रहा है अपने आप पर, छत्तीसगढ़िया होने के नाते। इस बात को यहाँ की जनता अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है। लेकिन साथियों, साथ में छत्तीसगढ़ के लोग ये भी नहीं भूले कि 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, और इनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी आपके सामने आरोप पत्र जारी किया था, और अभी भी हम आपके सामने वो बातें रखना चाहते हैं जो पहले भी सच साबित हुई, और आज के दिन जो केंद्र सरकार का रवैया और इनके कारनामे हैं, बल्कि मैं कहना चाहूँगी काले कारनामे, वो भी जनता के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आप सभी लोग जो छत्तीसगढ़ के हमारे मीडिया के साथी हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति किस कदर बढ़ती चली जा रही है। इनके केंद्र के नेता यहाँ पर आकर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने अपनी झूठ की राजनीति चलाने की, और आकर गलत बयानबाजी करने की। आप लोग भी और यहाँ के लोग इनकी असलियत को जानते हैं। शीर्ष नेता कितना ही आए, कितना ही बोलें, लेकिन यहाँ की हमारी जनता कांग्रेस पार्टी से पीछे हटने वाली नहीं। हमें अपने काम पर भरोसा है, हमें छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा है। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के करतूतों के कुशासन का, उनके केंद्र की मोदी सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, कुशासन
और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी। 15 साल के भाजपा के शासन का दौर छत्तीसगढ़ के लिए काला अध्याय साबित हुआ है। ये यहाँ की जनता ने प्रूव कर दिया। भाजपा के जन विरोधी आचरण के खिलाफ भाजपा का काला चिट्ठा आज हम जारी कर रहे हैं। आपको उसकी प्रतियां हम दे देंगे, अभी आपके सामने रखते। इसमें 9 साल की मोदी सरकार की वादा खिलाफी, 15 साल के रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार चली, उसमें छत्तीसगढ़ का शोषण, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और भाजपा का जो असली चरित्र है आदिवासी विरोधी और अनुसूचित जाति विरोधी, उस चेहरे को भी हम बेनकाब करेंगे। अभी जो हम आपके सामने रखेंगे इसमें 212 बिंदु भाजपा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और इनकी पार्टी के और इनके 15 साल के कुशासन के। मोदी सरकार का काला चिट्ठा है, इसके 85 बिंदु। मोदी जी के कुशासन जन विरोधी फैसले जो हैं उनके 26 बिंदु। रमन सिंह जी के उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के घोटाले 34 बिंदु। रमन सिंह राज के 15 साल में छत्तीसगढ़ के शोषण के 54 बिंदु। भाजपा के आदिवासी विरोधी चरित्र के 8 बिंदु। भाजपा के किसान विरोधी चेहरे के 4 बिंदु। देश में आज के दिन साथियों आप सब जानते हैं और इस बारे में हमारी आपकी बार बार बातचीत हुई, क्योंकि आपकी ये दुखती रग, हर एक नागरिक की दुखती रग, महंगाई जो आज के दिन चरम सीमा पर, ये भाजपा के माथे पर सबसे बड़ा कलंक लगा हुआ है। कहाँ ये बात करते हैं दुनिया की, कहाँ ये बात करते हैं दुनिया में सिर ऊपर उठाने की। हम चाहते हैं हमारा देश, भारतवासी गर्व से अपना सिर ऊपर उठाएं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार को ये भी देखना होगा कि हमारा एक एक नागरिक आज के दिन गरीब है, मिडिल क्लास, किसान है, मजदूर है, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, महंगाई से किस प्रकार से ग्रस्त है। साथियों, अभी 5 राज्यों के चुनाव सर पर, आप खुद जानते हैं और प्राइवेट में सब हंसते भी हैं कि चुनाव आ गया तो जनता याद आ गई, चुनाव आ गया तो महंगाई याद आ गई, चुनाव आ गया तो गैस सिलेंडर याद आ गया। कहाँ कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 400 साढ़े 400 रुपये का सिलेंडर था। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में 1200 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और आज अगर ये सोचते हैं कि 200 रुपये की कटौती करके चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये जनता को बरगला देंगे, तो ये असलियत से बहुत दूर है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है इनके असली चेहरे। 3 गुना किया 400 से 1200 और 200 कम करके ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि देखो महंगाई। याद रखिए आप सभी, आपके पास, सबके पास फुटेज होगा, कैसे ढोल पीटे जाते थे, कैसे कपड़े उतार कर नाचते थे, कैसे सिलेंडर सिर पर उठाकर नाचते थे। और आज क्या चाहते हैं कि 200 रुपये कम करेंगे तो लोग नाचेंगे। लोग इन्हें असलियत समय के इंतज़ार में, छत्तीसगढ़ के लोग इन्हें बताएंगे। डीजल, पेट्रोल, राशन सामग्री सभी के दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं।
आम नागरिक के घर का बजट बढ़ चुका है। क्या किसी की तनख्वाह उतनी बढ़ सकती है जिस कदर महंगाई बढ़ती है? ये मोदी सरकार नहीं है, ये जुमलों की सरकार है। कल्पनाओं में और बयानों में खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सच्चाई है। आज लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, खाना ही इतना महंगा कर दिया। इसके साथ साथ साथियों, आप इनसे पूछें, ये जो घोटाले हो रहे हैं, सबसे बड़ा जो ये अडानी घोटाला है, इस पर क्यों चुप? जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने सवाल पूछे, तो मौन व्रत क्यों धारण हो गया? जवाब क्यों नहीं दिया? संसद में सारा देश देख रहा था, सिवाय ऑपोजिशन को कोसने के। क्या आपने अडानी प्रकरण पर कोई जवाब दिया? अपनी नज़दीकियों के बारे में कोई खुलासा किया? उस पर तो मौन हो जाता है, पर्दा डल जाता है। कोसने पर अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल होते हैं। विपक्षी दलों के सरकारों के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच करवाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, गलत कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। केंद्र के खिलाफ, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के खिलाफ सवा लाख शिकायतें लंबित हैं। साथ इनकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? सारी कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा? माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जिन नेताओं के खिलाफ भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, जब वे भाजपा प्रवेश कर लेते हैं तो उनके खिलाफ जांच एजेंसियां एकदम चुप क्यों हो जाती? ये सारी बातें खत्म क्यों हो जाती? उसका जवाब तो जनता मांगेगी, आप लोग भी मांगे। साथियों, चंद बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। थोड़ा सा और डिटेल में हमारे अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे। देश के 14 प्रधानमंत्रियों के कुल मिलाकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया गया। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने देश पर कर्जा 3 गुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज केवल मोदी जी ने लिया है। 2014 में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया। क्या यही है इनकी वित्तीय व्यवस्था? देश को कर्जे में डुबाए जाओ, और जब कर्जे में डुबाए जाते हो, पहले ये भी बताएं कि कर्जे जो बैंकों से जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। साथियों, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 2014 में 3 रुपया 54 पैसा था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 31 रुपया कर दी। कहाँ 3.5 रुपया समझ लीजिए, और कहाँ 31 रुपया? जवाब दें इस बात का। 410 का सिलेंडर 1100 से पार कर चुका है। केवल पेट्रोलियम उत्पाद से 30 लाख करोड़ से अधिक अतिरिक्त मुनाफाखोरी, हम मुनाफा नहीं कह रहे, जब हद पार हो जाती है तो वो मुनाफाखोरी कही जाती है। ये तो मुनाफाखोरी सरेआम हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज के रूप में देश की आम जनता की जेब से 30 लाख करोड़ रुपए की डकैती की है। उसका जवाब दें, ये पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, किसके कल्याण के लिए खर्च हुआ है ये पैसा? चंद पूंजीपति मित्रों के
18 लाख करोड़ से अधिक का लोन राइट ऑफ किया है, लेकिन किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 फॉर्मूले पर 50% लाभ का वादा करके भूल गए। खुद कहा, खुद अपने लाए थे ये बात और खुद मुकर गए, ऊपर से थोप दिए 3 काले कानून। अडानी की कंपनी ने लगाए गए फर्जी सेल कंपनियों के, उनकी कंपनी में जो फर्जी सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए लगे, वो किसके हैं, उसका खुलासा आज तक नहीं किया है इस सरकार ने। बार बार पूछा गया है मोदी सरकार से, लेकिन ना मोदी जी बोलते हैं ना उनकी सरकार का कोई भी व्यक्ति, कोई साथी बोलता है। किसके दबाव में कंपनी LIC और SBI का पैसा अडानी की डूबती कंपनी में लगाया गया? बताएं, ये पब्लिक का पैसा था, आप सबकी जेब का पैसा था, जो जमा किया जाता है और अपने मित्रों को दे दिया। कैसे दे दिया? कंपनियां तो डूब रही थी, कैसे आपने ये ऑर्डर किया? साथियों, छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश एक उत्पादक राज्य है। GST लागू होने के बाद उत्पादक राज्यों को होने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई, ये थोड़ा ध्यान से आप, क्षतिपूर्ति की भरपाई 30 जून 2022 से बंद कर दी गई, लेकिन क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए वसूला जाने वाला GST क्षतिपूर्ति सेस मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक वसूलेगी। ये तो अपना ले जाएंगे पैसा निकाल, और राज्य को क्या मिले? क्षतिपूर्ति तो की नहीं जाएगी। तो उत्पादक राज्यों की उपेक्षा क्यों हो रही, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा क्यों हो रही, इसका जवाब दें। केंद्र ने 3 काले कानून लगाए, वो मैंने आपको बताया। 750 किसान मारे गए, उनके बारे में मौन। वन अधिकार की हम बात करें तो हमारे अध्यक्ष जी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को शिथिल कर आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन से वंचित करने केंद्र की मोदी सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, उसका खुलासा करेंगे। साथियों, UPA सरकार ने देश के 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए। ये उस समय की हमारी नीतियां ऐसी थी, काम ऐसा हुआ, देश आगे बढ़ रहा था, उसका हिस्सा गरीब से गरीब आदमी को दिया गया। 27 करोड़ रुपए दुनिया ने माना है गरीबी रेखा से ऊपर उठे, जबकि केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो आप सोच लीजिए, ये तो हिसाब बराबर करने में लगे हुए हैं। बताएंगे, जवाब देंगे। साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगी साथियों, हमें खुशी है छत्तीसगढ़ के बारे में। खुद योजना आयोग ने कहा है कि 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गए। ये यहाँ की हमारी सरकार, राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोगों को विकास का हिस्सा बनाया गया, लोगों को विकास में हिस्सा दिया गया। गरीब से गरीब इंसान को, छत्तीसगढ़िया को आज के दिन गर्व महसूस हो रहा है। अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए पहली बार देश में कमर्शियल माइनिंग मोदी सरकार ने प्रारंभ की। कोल इंडिया लिमिटेड और ACCCL जैसे सरकारी कंपनियों और नवरत्न कंपनियों में खनन का काम अडानी जी को दिया गया। दबाव में दिया या प्यार में दिया, पता तो चले। भूपेश सरकार ने, यहाँ की हमारी सरकार ने 27 जुलाई 2022 को हसदेव अरण्य के 5 कोल
ब्लॉक आवंटन निरस्त करने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र की मोदी सरकार को भेजा, लेकिन पिछले 1 वर्ष से मोदी सरकार इन पर चुप बैठी। मतलब राज्य का कुछ भी नुकसान हो, मोदी सरकार ने अपने दोस्तों का, निजी दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना है। साथियों, एक और बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। 2 दिसंबर 2022 से 76% आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, राजभवन को भेजा गया। ये किसके इशारे पर या किसके दबाव में रोका हुआ है? यहाँ की जनता इस बात का जवाब मांगेगी कि जो सर्वसम्मति से पारित किया गया हो, जिसमें आपके पार्टी ने भी समर्थन किया, लेकिन आज क्यों रुका बैठा? क्यों आपको यहाँ के लोगों से इतनी नाराज़गी है? छत्तीसगढ़िया लोगों से इतनी नाराज़गी क्यों मोदी सरकार को? क्यों आपको वंचित रखना चाहते हैं? साथियों, एक और बिंदु पर मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बहुत से साथी और छत्तीसगढ़ के लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत परेशान। साथियों, यूपीए ने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में समय को देखते हुए, मांग को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए 3 रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया। क्या ये सरकार हमें बताएगी कि ये काम अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ? इनको बताना पड़ेगा। 9 साल इनके निकल गए, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार अपने मुनाफे और पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों के बजाय कोयले परिवहन को प्राथमिकता देते हुए लगातार बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेनों को लगातार रद्द करती जा रही है। भाजपा के 9 लोकसभा सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जब वो आए तो आप पूछिए कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें क्यों रोकी जा रही हैं। ठीक है, एक समय में ज़रूरत थी कोयला पहुंचाने की, तो उस समय आपने किया, लेकिन जो हमारा आम परिवहन की ज़रूरत है, यात्रियों की ज़रूरत है, आप कब तक उसको नज़रअंदाज करेंगे? कब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव चलेगा? साथियों, 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 22 तो अभी कुछ दिन पहले ट्रेनें रद्द की हैं। और साथियों, 3 साल में ट्रेनों के 64,000 फेरे रद्द हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ये हिसाब भी नोट करना है आप लोगों ने भी, और आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी। 64,000 फेरे ट्रेनों के रद्द हुए। जवाब क्या है? जवाब दें। और जब ये लोग आपके बीच में आए, इनके नेता आपके बीच में आए, आप इनसे पूछिएगा ये सवाल कि हमारे साथ भेदभाव क्यों? अब आप आते हैं, रोज़ आते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, रोज़ चापे डालते हैं, हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपको क्या नाराज़गी है? आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप ज़रूर पूछिएगा। साथियों, बातें बहुत सी हैं, हम आपको देंगे, आप पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि 2212 जो बातें बिंदु हैं वो आप पढ़ना ज़रूर, लोगों तक आप ही पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आग्रह करूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक वैद जी
हमारे सीनियर ऑब्जर्वर अली प्रीतम जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित है, और आप लोग को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज हम भाजपा की जन विरोधी सोच का काला चिट्टा जारी कर रहे हैं। भाजपा ने 15 साल में छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। भाजपा के राज में प्रदेश में आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सभी असुरक्षित थी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। आदिवासी असुरक्षित थे। नक्सलवादी गतिविधियों जोरों पर थी। महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित थी। जलियांवाला और आमाडोला जैसी घटनाएं प्रदेश की पहचान बन गई थी। नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, ओडीएफ घोटाला, पनामा पेपर, डीकेएस जैसे घोटालों से प्रदेश की छवि खराब हुई थी। भाजपा की मोदी सरकार वादा खिलाफी का पर्याय बन गई है। किसानों, युवाओं, गृहिणियों, किसी से किया वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। भाजपा का चरित्र आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब विरोधी। कांग्रेस सरकार ने राज्य के हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार देने विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाकर राजभवन भेजा है। भाजपा ने षड्यंत्रपूर्वक उस विधेयक को राजभवन में रोके रखा है। विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस तरह कुल 76% का आरक्षण सभी वर्गों की आबादी के अनुसार देने का निर्णय लिया गया है। यह विधेयक यदि कानून का रूप लेगा तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंगे। सभी वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने, सामाजिक न्याय को लागू करने यह विधेयक बनाया गया है। इस तरह भाजपा हमेशा आदिवासी विरोधी रहा है। वन अधिकार पट्टों के लिए प्राप्त 4 लाख आवेदनों को बिना किसी परीक्षण के पिछले सरकार ने निरस्त कर दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 4,55,586 वन अधिकार पत्र अभी तक का बांटे हैं। भाजपा सरकार द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार नहीं दिए गए। कांग्रेस सरकार ने 50,000 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अभी तक दिए हैं। सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को जेल लंबी अवधि तक कैद रखा। विगत 4 वर्षों में 1314 निर्दोष आदिवासियों को कांग्रेस सरकार ने रिहा किया। भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों की हजारों एकड़ भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। कांग्रेस की सरकार में बस्तर की लोहंडीगुड़ा क्षेत्र के 10 गांव में निजी इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई 1707 किसानों की 4200 एकड़ से अधिक भूमि उन्हें वापस की गई। भाजपा शासन काल में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी की जाती थी। लघु वनोपज की न्यूनतम मूल्य पर संग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया गया। संग्राहकों को, बिचौलियों को वनोपज औने पौने दामों पर बेचना पड़ता था, लेकिन कांग्रेस की राज में समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार की है। पेशा कानून को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने पेशा कानून के नियम बनाए। आदिवासियों को रोजगार, स्वरोजगार और उनकी आय में वृद्धि को लेकर कोई प्रकार प्रयास नहीं किया गया। सुपोषण अभियान को लेकर प्रभावशील कार्य नहीं किया गया। वनांचल सुदूर क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया। फर्जी चिटफंड कंपनियों को आश्रय दिया गया। इन कंपनियों ने आम जनता से उनके खून पसीने की कमाई के करोड़ों रुपए ठगने का काम किए। इस तरह से भाजपा हमेशा किसान विरोधी रहा है। भाजपा ने 2013 में 2100 रुपये प्रति कुंटल देने का वादा किया था और 300 रुपये बोनस देने का। इस तरह से दोनों कुल मिलाकर 2400 रुपये देने का वादा किया था, जो 15 साल सरकार रहने के बाद भी उन्होंने नहीं दिया। मोदी सरकार ने, खैर मैम ने तो उनको कह दिया है। तो इस तरह से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों को छलने का काम किया है। यहाँ तक कि किसानों को उन्होंने आतंकवादी कहा, नक्सलवाद कहा और देशद्रोही कहा। मतलब किसानों को उन्होंने हमेशा प्रताड़ित और किसान विरोधी उन्होंने हमेशा बात कही। आदरणीय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ केंद्र की सरकार ने पूरी देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बेचने का लगातार काम कर रही है। हम लगातार जिस तरह से केंद्र के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, आना हो रहा है चुनाव सत्ता पाने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या नंदराज पहाड़ जो ये दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ में एक लो अयस्क क्षेत्र है, उनको पिछले रमन सिंह की सरकार में अडानी को देने के लिए उन्होंने अडानी को लीज उन्होंने दिया। वहाँ के हजारों आदिवासियों ने लगभग 8 से 10 दिन आंदोलन किए। मैं स्वयं गया था उस आंदोलन में, उनसे चर्चाएं किए और 3 बिंदुओं पर उन्होंने जांच के लिए राज्य सरकार से मांगा। राज्य सरकार ने जांच 3 बिंदुओं पर किए और जिस ग्राम सभा जिस तरह से उन्होंने अलॉट किया था वो नियम विरुद्ध था और राज्य सरकार ने उनको शून्य घोषित किया। लेकिन आज तक लीज निरस्त क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों आज तक अडानी के नाम से ही लीज आज तक है, ये हम भारतीय जनता पार्टी से हम पूछते हैं। दूसरा, नगरनार संयंत्र को निजीकरण के लिए अडानी को देने के लिए लगभग पूरी खाका इन्होंने तैयार कर दी है। जो बस्तर के वहाँ के आदिवासी, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के बस्तर के लोगों का सपना था, उसको बेचने का काम कर रही है। क्या केंद्र से आने वाले प्रधानमंत्री या अमित शाह जी क्या इस पे जवाब देंगे? इस तरह से छत्तीसगढ़ के कोयले खदानों को भी अडानी को उन्होंने बेच दिया है और बाकी SECL को भी उन्होंने बेचने का प्लान किया है। इस तरह से आप देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र और राज्य से रिलेटेड है, उन योजनाओं का भी लगातार इन्होंने जो केंद्र और राज्य सरकार की जो अंश होती है उनको लगातार इन्होंने कम किया। कुछ 2-3 उदाहरण मैं दे रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 75-25 का रेशो था, उनको इन्होंने 60 और 40 उन्होंने किया है। सर्व शिक्षा अभियान में 75 और 25 का रेशो था हमारी सरकार में, तो उनको इन्होंने 60-40 किया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में 65 और 35 का रेशो था, उन्होंने 60-40 किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 100% केंद्र सरकार की अंशदान था, उनको भी इन्होंने 60-40 का रेशो किया है। इस तरह से नरेगा में 90-10 का रेशो था, 75-25 इन्होंने किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 75-25 का रेशो था, उसको इन्होंने 50-50 किया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में 65-35 का रेशो था, 60-40 इन्होंने किया है। और एकीकृत बाल विकास योजना में 85 और 15% का रेशो था, उन्होंने 57 और 43% किया है। तो इस तरह से लगातार केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ भेदभाव की है और जो सेंट्रल और राज्य के जो रेशो है उनको राज्य पे ज़्यादा बोझ डालने का उन्होंने काम किया। इसके बाद मैं जो हम काला चिट्टा जारी करने जा रहे हैं अभी कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की नाकामियों को लेकर और 15 सालों तक छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली रमन सरकार ने राज्य में बड़े बड़े 34 घोटाले किए ही। इन घोटालों को मैं प्रमुख रूप से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, नंबर 1, नंबर 2 पनामा पेपर घोटाला, नंबर 3 मोआ धान घोटाला, नंबर 4 कुनकुरी चावल घोटाला, नंबर 5 आंख पड़वा कांड, नकली दवाओं से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, नंबर 6 गर्भाशय कांड, स्मार्ट कार्ड के लिए महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन उस समय अजय चंद्राकर जी थे। नसबंदी कांड में महिलाओं पर नकली दवाओं का प्रयोग किया गया है। DKS घोटाला,
एक प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके भतीजे के द्वारा धान परिवहन का घोटाला, शासकीय भूमि पर कब्जा, पोराबाई कांड, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे केदार कश्यप जी का पत्नी का फर्जी परीक्षा प्रकरण, फर्नीचर घोटाला, विज्ञापन उपकरण खरीदी घोटाला, 4400 करोड़ का आबकारी घोटाला, 1667 करोड़ गौशाला के नाम पर चारा, दवाई एवं निर्माण में किया गया घोटाला, बीज निगम में दवाई, बीज एवं कृषि यंत्रों की खरीदी में किया गया घोटाला, स्टेट वेयर हाउस के गोदामों के निर्माण में घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में मल्टीविटामिन सिरप में घोटाला, जमीन घोटाला, झलकी घोटाला, परिवहन चेक पोस्ट घोटाला, मोबाइल खरीदी में घोटाला, बारदाना घोटाला, भदौरा जमीन घोटाला, पुष्प स्टील घोटाला, चौबे कॉलोनी जमीन घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, स्काई वॉक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला, बिलासपुर सकरी बाईपास घोटाला, तेंदुपत्ता खरीदी घोटाला, चिटफंड घोटाला, रतन जोत घोटाला। इस तरह से लगभग बड़े और छोटे मिलाकर देखेंगे 15 साल में 34 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने घोटाले किए हैं और ये हम पे घोटाले करने का आरोप लगा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार के नेताओं का यहाँ पे प्रवास हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन घोटालों के भी ईडी और सीबीआई से जांच कराएंगे क्या? मैं उन तमाम जो दिल्ली से आए नेताओं को हम लोग इस प्रेस के माध्यम से हम उनसे पूछना चाह रहे हैं।